पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? इंटरनेशनल है। मैं तो कहता हूं कि हमें हमारे टेस्ट टीम में टॉप ऑर्डर बैट्समैन चाहिए ही नहीं। सबको उठा के बाहर फेंको, चाहिए नहीं कोई बड़ा बैट्समैन। हमें टॉप ऑर्डर के बैट्समैन चाहिए ही नहीं। हमारे मेन बैट्समैन, मैंने कल भी ये चीज कहा था कि हमारे मेन बैट्समैन पिछले कुछ सालों से हमारे लोअर ऑर्डर बैट्समैन ही है। और अगर इंडिया पिछले कुछ सालों में सीरीज हारता घर में, तो तभी क्वेश्चन आ जाता कि टॉप ऑर्डर के बैट्समैन के रन कहाँ है। तब क्वेश्चन आता नहीं, क्योंकि जडेजा, अक्षर, अश्विन आपको बचा के थे, ऋषभ पंत, तो किसी पे क्वेश्चन नहीं उठता, क्योंकि रिजल्ट आ रहा है, चाहे प्रोसेस जैसा भी हो। जब पहली बार न्यूजीलैंड के साथ आप सीरीज हारे, तब जगह क्वेश्चन हुआ कि रन क्यों नहीं आ रहा है बैट्समैन से। रन तो कभी भी नहीं आ रहा था। आपके लोअर ऑर्डर ही आपका मेन बैट्समैन है टेस्ट टीम में। मैंने चीज कल भी कहा है। मैं कहता हूं मेरे हिसाब से इंडिया का टेस्ट में जो प्लेइंग 11 होना चाहिए, ओपनिंग करना चाहिए जसवाल और केएल राहुल, नंबर 3 पे शुभमन गिल, उसके बाद 4 पे अक्षर पटेल, 5 पे नीतीश कुमार रेड्डी, 6 पे ऋषभ पंत, 7 में जाडेजा, 8 पे वॉशिंगटन सुंदर। ये होना चाहिए हमारा बैटिंग लाइनअप। और यही हमारे बेस्ट बैट्समैन है टेस्ट में पिछले कितने सालों से। और इस सीरीज में हमें एक नया बैट्समैन मिल गया, नीतीश कुमार रेड्डी। और हमारा बैकअप विकेटकीपर होगा ध्रुव जुरैल। उसके बाद 4 कंप्लीटली 3-4 पेसर्स को खिलाओ। शुभमन गिल को भी मौका दूंगा, बाहर रन आएगा देखूंगा, नहीं आएगा शुभमन गिल को भी ड्रॉप कर दूंगा। इंडिया के पिचेस में 4-4 स्पिनर खिलाऊंगा मैं, रैंक टर्नर दूंगा ना। एक तो ऑलरेडी बैट्समैन में ही बॉलर से जडेजा, अक्षर पटेल ऑलरेडी है, ठीक है, वॉशी है, 3 हो गया। और एक खिलाऊंगा तनुष कोटियान। आप बहुत लोग कहेंगे कि तनुष कोटियान बॉलिंग ऑलराउंडर है। तनुष कोटियान प्रॉपर ऑलराउंडर है, ये चीज आप याद रखना। तनुष कोटियान प्रॉपर ऑलराउंडर है। उसका बैटिंग अश्विन से बेटर है, उसका बॉलिंग वाशी से बेटर है। नो डिसरेस्पेक्ट टू एनीवन, लेकिन सच यही है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में नहीं, व्हाइट बॉल क्रिकेट में वाशी बहुत आगे, ठीक है, लेकिन उसका बैटिंग टेस्ट मैच पे अश्विन से बेटर है, उसका बॉलिंग टेस्ट मैच में वाशी से बेटर है। थोड़ा बहुत टाइम दो, थोड़ा बहुत अगर एक्सपोजर मिल जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट का, आपको पता लगेगा कि तनुष कोटियान चीज क्या है। तो यही होना चाहिए टीम। ये बड़े नाम लेके कुछ फायदा नहीं है। हमारे मेन बैट्समैन ही हमारे लोअर ऑर्डर है और हमेशा ही रहेगा। इस सीरीज शुरू होने से पहले मैंने कहा था कि अगर बीजीटी जीतना है तो हमारे मेन प्लेयर्स होंगे, वो होंगे हमारे लोअर ऑर्डर बैट्समैन। हम बीजीटी तभी जीतेंगे जब हमारे लोअर ऑर्डर बैट्समैन अच्छा करेंगे, क्योंकि टॉप ऑर्डर से होना नहीं था और होगा भी नहीं। आप सोचो अगर ऐसा एक प्लेइंग 11 होगा जो मैंने कहा, फिर हमारे बॉलिंग ऑप्शन, हमारे पास 7-8 बॉलिंग ऑप्शन होगा, कौन हराएगा हमें? आप सोच रहे हो कि क्या फालतू की बात कर रहा हूं। आप बताओ ना अपना स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11, आपके स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 को मेरा टीम हरा के देगा। कह रहे हो गया फालतू की बातें, लेकिन सच में कह रहा हूं, इट्स नॉट ए बैड लाइन एट ऑल। बहुत अच्छा प्लेइंग 11 आप सोच के देखो। अक्षर पटेल, जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, ऋषभ पंत, ये सब अच्छे बहुत अच्छे बैट्समैन है। वॉशिंगटन सुंदर प्रॉपर बैट्समैन है, प्रॉपर बैट्समैन टेस्ट क्रिकेट में। और ऊपर के 3 बैट्समैन में रखूंगा जसवाल, केएल राहुल और शुभमन गिल। उसमें से केएल राहुल का अगर कंसिस्टेंसी गया घर में जाके, उसको भी ड्रॉप कर दूंगा। और शुभमन गिल को देखूंगा मैं क्या करता है बाहर जाके। काफी अच्छा टीम है आपके पास, कितने सारे बॉलिंग ऑप्शन हो गया, सब 3 डायमेंशनल प्लेयर है, बस 3D चाहिए हमें। खैर शुरू करते हैं नीतीश कुमार रेड्डी से। किसी और चीज पे बात करके फायदा नहीं है। आज का दिन ही था नीतीश कुमार रेड्डी का। मतलब जब नीतीश कुमार रेड्डी का सेंचुरी आया, क्या मोमेंट था वो। इतना ताली शायद T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद नहीं मिला ग्राउंड में, क्योंकि ग्राउंड भी छोटा था, क्राउड भी कम थे। 80,000 90,000 लोग मिल के ताली बजा रहे। जो सेम ऑस्ट्रेलियन क्राउड कल कोहली को बू कर रहा था, आज सब खड़े थे नीतीश कुमार रेड्डी के लिए, सबने ताली बजाया। ये होता है पीक टेस्ट क्रिकेट। इधर रवि शास्त्री कमेंट्री बॉक्स पे रो रहे हैं, जतिन सप्रू के गले से आवाज नहीं आ रहा है, नीतीश कुमार रेड्डी के पिताजी रो रहे ग्राउंड में बैठ के, रेड्डी रेड्डी करके चिल्ला रहा है। वो इमोशनल है, सीधा जाके हक कर रहा है। पूरा का पूरा इंडियन के ड्रेसिंग रूम पूरा का पूरा डगआउट में आ गया, नीचे आ गया। इससे बेटर क्या हो सकता है? 21 साल का बंदा अपने पहले सीरीज पे ऑस्ट्रेलिया में जाके ऐसे कंडीशन में बैटिंग करता है, जब सवाल होता है कि फॉलो ऑन बचा पाओगे, उधर से जाके ऐसा इनिंग्स खेलता है। इससे बेटर कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए अगर आप मुझे आईपीएल के टाइम से फॉलो करते हो, ये चीज मैंने रिपीटेडली कहा है कि नीतीश कुमार रेड्डी को आईपीएल के बाद ही उसका करियर फास्ट ट्रैक करो। आईपीएल के बाद जो भी नेक्स्ट सीरीज आता है उसमें उसको लो और हर एक फॉर्मेट में लो, हर एक फॉर्मेट में लो। और शायद बीसीसीआई कोशिश भी कर रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जिम्बाब्वे वाला सीरीज था T20 वर्ल्ड कप के बाद, नेक्स्ट सीरीज आईपीएल के बाद जिम्बाब्वे वाला सीरीज था, जहां पे नीतीश कुमार रेड्डी का नाम था, लेकिन वो इंजर्ड हो गया। फिर शिवम दुबे आया, श्रीलंका वाले ओडीआई सीरीज में भी वो इंजर्ड था, वरना होता शायद। तो मेरे हिसाब से तीनों फॉर्मेट में होना चाहिए था।
और एक जो ट्रिक आपने मिस किया कि बांग्लादेश वाले सीरीज में नीतीश कुमार रेड्डी होना चाहिए था, बांग्लादेश वाले सीरीज न्यूजीलैंड वाले सीरीज में नीतीश कुमार रेड्डी होना चाहिए था, क्योंकि आपको एक चीज भी मैंने बहुत बार कहा है, क्योंकि अगर आपको पता है एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आपको ऑस्ट्रेलिया में चाहिए, तो आप डायरेक्ट थोड़ी उसको खिलाओगे यार, थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस दो उसको। और अगर ना आप एक्सपीरियंस देते उसको, शायद जो उसका बॉलिंग पोटेंशियल है उसका भी बहुत हद तक आप यूटिलाइज कर पाते। आप उसका बॉलिंग पोटेंशियल अभी अच्छे तरीके से नहीं निकल के आया है, वो आपने वो ट्रिक मिस किया क्योंकि उसको मैच का एक्सपीरियंस नहीं है, आपने उसको ठीक तरीके से ग्रूम नहीं किया। अगर ग्रूम करते तो उसका बॉलिंग पोटेंशियल भी इस सीरीज में नजर आता और हम शायद और बेटर पोजीशन में होते और नीतीश कुमार रेड्डी शायद और भी ऊपर ही दिखता, अगर आप उसका बॉलिंग पोटेंशियल को भी यूज करते, ग्रूम करते। लेकिन आपने वो ट्रिक मिस किया कि होम सीरीज में आपने नीतीश कुमार रेड्डी को मौका दिया ही नहीं, आपने डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया में लेके गए। लेकिन जो नीतीश कुमार रेड्डी ने किया है अनबिलीवेबल। पहले मैच से मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि इस बंदे का साथ कोई तो खड़े हो जाए, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता, हर एक इनिंग्स में 40 बना के आउट हो जाए, क्योंकि रास्ता ही नहीं है कुछ उसके पास, उसको बस बड़ा शॉट खेल के आउट आउट होना पड़ता है क्योंकि कोई साथ देने वाला ही नहीं है। इसलिए वॉशिंगटन सुंदर का इनिंग्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना तारीफ नीतीश कुमार रेड्डी के सेंचुरी के लिए बनना चाहिए, उतना ही तारीफ वाशी की हाफ सेंचुरी के लिए बनना चाहिए। वाशी था इसलिए नीतीश कुमार रेड्डी का सेंचुरी बना है। वाशी का ये इनिंग्स कभी भी इग्नोर किया नहीं जा सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि जब भी गवा के उनके बारे में बात करते 2021 वाला गवा का विन, सिर्फ ऋषभ पंत करते लोग, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बेहतरीन इनिंग्स खेला है, लेकिन कोई शार्दुल ठाकुर और वॉश के बारे में बात नहीं करता। गाबा के मैच का आपका मेजर विनर्स, गेम चेंजर्स थे शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर। 7-7 5-5 विकेट लेके बैटिंग से भी रन बनाया दोनों ने। 123 रन का पार्टनरशिप था इन दोनों के बीच। मैंने एक वीडियो भी बनाया था इन दोनों के लिए कि कोई बात नहीं करते इन दोनों का, सब बस ऋषभ पंत के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब बात होगा मेलबोर्न के बारे में, एमसीजी के बारे में, जब नीतीश कुमार रेड्डी की सेंचुरी के बारे में कोई बात करेंगे, तो ये चीज कभी भी भूलना नहीं है कि वॉशिंगटन सुंदर वाज हिज बैटिंग पार्टनर। और जिंदगी में कोई भी फील्ड पे पार्टनर तो चाहिए, अनटिल एंड अनलेस यू आर सलमान खान, और हो सकता है मोर देन वन पार्टनर। और मैं सलमान खान के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सिराज के बारे में। वाशी तो पार्टनर था ही था, फिर सिराज भी पार्टनर था ना, 3 बॉल खेला है। अगर वो 3 बॉल पैट कमिंस का बॉल डिफेंस नहीं करता सिराज, तो क्या नीतीश कुमार रेड्डी का सेंचुरी बनता? 99 पे नॉन स्ट्राइक लाइन पे खड़ा रह जाता। इसलिए मल्टीपल पार्टनर भी सही है क्रिकेट में। ब्रिलियंट, क्या दिन था। और इस पूरे बीजीटी में सबसे ज्यादा कम फॉल्स शॉट मतलब मिस टाइम किया है, प्लेन मिस हुआ है, आउटसाइड एज लगा है, सबसे ज्यादा कम फॉल्स शॉट परसेंटेज नीतीश कुमार रेड्डी के। आप सोचो, ऑस्ट्रेलिया इंडिया दोनों का मिला के कह रहा हूं मैं, आउटस्टैंडिंग। मतलब जिस स्क्वाड में विराट कोहली है, जिस स्क्वाड में केएल राहुल है जो टेक्निकली बहुत साउंड है, स्टीव स्मिथ है, टेक्निकली तो साउंड नहीं है लेकिन बहुत अच्छे बैट्समैन है टेस्ट मैच का, ठीक है, क्या क्या बैट्समैन है इनके पास। उस पूरे मतलब जिस स्क्वाड में ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड मिला जिसमें 28-30 प्लेयर्स हैं, उन सब में सबसे ज्यादा कम फॉल शॉट किसने खेला है? एक 21 साल का बंदा जो पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, नीतीश कुमार रेड्डी। 29% बॉल आज उसने लीव किया है, 29% बॉल। क्या टैलेंट है यार, क्या मतलब। आप सोचो ना कि क्या कर दिया होगा उसने कि उसका सेंचुरी खत्म होने के बाद ही 1 मिनट में इंग्लिश कमेंट्री से एडम गिलक्रिस्ट और माइकल वॉन दौड़ के गया उसके पापा के पास इंटरव्यू लेने। इंग्लिश में बोल नहीं पाया लेकिन उसका फीलिंग्स तो समझ में आया ना, वो उनकी आंखों में आंसू आ गया, वो बता नहीं पा रहे। कह रहा था कि जब 99 में था सिराज बैटिंग का था, टेंशन ही था सिर्फ। ब्रिलियंट डे एनालिसिस जो है बाहर में। इधर से अगर मैच भी हार जाऊं, थोड़ा बहुत दुख तो होगा, लेकिन मुझे लगता है नीतीश कुमार रेड्डी ने पूरा पैसा वसूल कर दिया। मतलब आई डोंट माइंड अगर इंडिया मैच हार भी जाएगा ना, बुरा लगेगा कि इसका और वॉशी का पार्टनरशिप एक लूजिंग कॉज में आएगा, बट जो उसने किया है बहुत अच्छा लगा। एनालिसिस जो है बाहर में आज फालतू की बातें करेंगे। आप इस पार्टनरशिप को ना सिर्फ रन की बेसिस पे मेजर नहीं कर सकते। मैं कहता हूं कि 127 रन, सब कहेंगे कि 127 रन का पार्टनरशिप किया है वॉशी और नीतीश ने, बहुत अच्छा है। रन तो था ही, ऑब्वियस था, रन बहुत इंपॉर्टेंट था, 127 रन बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन आप एक चीज सोचो, ये जो पार्टनरशिप है ना, उसका शायद मेजर इंपैक्ट इस रन के पीछे छुपा हुआ है कि इन दोनों ने ऑलमोस्ट पूरा दिन बैटिंग किया है। मैच का 3rd डे ओवर हो चुका है,
पूरा दिन बैटिंग किया है, ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करने का मौका नहीं मिला आज के दिन। और इसका जो इंपैक्ट है बहुत बड़ा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास अब बहुत सारे हेडेक्स है लीड मिलने की बात भी। मान लो आप, अगर ऑस्ट्रेलिया को अभी क्या क्या सोचना पड़ेगा, पहले सोचना पड़ेगा क्या टारगेट सेफ है, इंडिया को कितना टारगेट दिया जाए, ठीक है। दूसरा कि कितने ओवर्स में हम रन बनाएंगे, हम कितने रन रेट से खेलेंगे, तेज तेज खेलना पड़ेगा। तीसरा जो सबसे बड़ा हेडेक है, क्या इंडिया को 100 ओवर दे बैटिंग के लिए, अगर 100 ओवर में टारगेट चेस कर देगा इंडिया तो, या फिर इंडिया को 70 ओवर बैटिंग दे, या क्या। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 70 ओवर बैटिंग करने को देंगे इंडिया को, क्या 70 ओवर में हमारे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स इंडिया को ऑल आउट कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा इंपैक्ट है जो नीतीश कुमार रेड्डी और वाशी ने टाइम स्पेंड किया है, पूरा दिन खेला है। जो 127 रन का पार्टनरशिप है, थोड़ा आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं। जो 127 रन का पार्टनरशिप है, 221 फॉर 7 था जब वाशी और नीतीश एक साथ थे क्रीज में। अगर मान लो ये 127 रन का पार्टनरशिप नेक्स्ट 30 ओवर्स में बन जाता, 30 ओवर में बन जाता मान लो, क्योंकि दोनों पावर हिटर है, दोनों के पास T20 गेम है। 30 ओवर में अगर 127 का पार्टनरशिप बन जाता, फिर दोनों आउट हो जाते, ऑस्ट्रेलिया को मान लो सेम ही रन का लीड मिलता 116। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास आज के दिन भी बहुत सारे ओवर्स होते अगर 30 ओवर का पार्टनरशिप होता तो, लेकिन रन उतना ही बनता। 127 रन का पार्टनरशिप 30 ओवर में बन गया, इंडिया मान लो 35 ओवर्स खेल के उसके बाद आउट हो गया। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया के पास आज के दिन भी बहुत ज्यादा ओवर्स होता, तो ऑस्ट्रेलिया आराम से सेट होकर बैटिंग करते, कल 2 सेशन खेलते, फिर इंडिया को अच्छा टारगेट देता, फिर बहुत ज्यादा टाइम उनके बॉलर्स के पास भी होता कि इंडिया को ऑल आउट करे। आप क्योंकि इन दोनों ने सिर्फ रन नहीं बनाया, वो रन बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा टाइम में बनाए, पूरा दिन खेला है, 285 बॉल्स खेला है। मैं तो टाइम देख रहा हूँ, बॉल्स काउंट नहीं कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट पूरा दिन खेला है। तो इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को अभी, ऑस्ट्रेलिया का फाइट सिर्फ इंडिया से नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का फाइट अभी टाइम से है। लीड तो उनको मुझे लगता है अभी भी मिल जाएगा। इधर से अगर ऑस्ट्रेलिया को लीड नहीं मिलेगा तो पता नहीं ऑस्ट्रेलिया क्यों टेस्ट मैच खेल रहा है, लीड तो अभी भी मिल जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का मेन फाइट अभी टाइम से है। वो लोग अभी गेम में क्या सेफ है वो डिसाइड कर ही नहीं पाएंगे कि क्या हम आके ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करें, जल्दी से जल्दी रन बना ले, उसके हो सकता है उसका नेगेटिव इंपैक्ट होकर जल्दी से जल्दी विकेट गिर जाए, इंडिया मैच आराम से जीत जाए, या फिर कितना स्लो खेलेंगे, कितना रन रेट में खेलेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया इधर बहुत गंदे तरीके से फंस गया है। तो मेरे हिसाब से जो पार्टनरशिप था 127 रन, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन मैं तो ये प्रे कर रहा था कि आज पूरा दिन खेल जाओ, ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग में आने मत दो, उनके पास जितना कम टाइम होगा उतना ही वो लोग फंसेंगे। क्योंकि अगर मान लो 300 का टारगेट भी अगर ऑस्ट्रेलिया देता है इंडिया को नेक्स्ट लास्ट मैच लास्ट डे में खेलने के लिए, 300 का मान लेते हैं कम से कम, तो इंडिया के पास वो पोटेंशियल है। रोहित शर्मा को काउंट आउट कर देता हूं मैं विराट कोहली को काउंट आउट कर देता हूं, ठीक है, दोनों को काउंट आउट कर दिया। जो हमारे लोअर ऑर्डर बैट्समैन है, जडेजा, ऋषभ पंत, उसके बाद अगर जयसवाल टिक गया, फिर नीतीश कुमार रेड्डी, फिर वॉशिंगटन सुंदर, चेस कर पाएंगे शायद मेरे हिसाब से। और नहीं भी कर पाएंगे फिर भी ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में रहेगा कि कर देंगे कर देंगे, इन लोगों के पास वो पोटेंशियल है, कर देंगे। तो ऑस्ट्रेलिया काफी प्रेशर में आ गए, काफी ज्यादा, इस पार्टनरशिप की वजह से। शायद कोई बात नहीं करे इसकी वजह से, इसके बारे में कि 127 रन बनाए सब बोलेंगे, लेकिन ये है कि टाइम के साथ अब ऑस्ट्रेलिया का लड़ाई, ऑस्ट्रेलिया की लड़ाई अभी इंडिया के साथ तो है ही है, लेकिन मेजर फाइट टाइम के साथ है कि टाइम को कैसे ओवरकम करें। खैर, आज शुरू में क्या होता है, शुरू में 161 फॉर 5 था कल इंडिया। पहला जो 35-40 मिनट्स होता है, पेसर्स बॉल डालते हैं और दोनों ही बैट्समैन, जडेजा का डिफेंस बहुत स्ट्रांग हो चुका है और ऋषभ पंत दोनों ही बहुत कंफर्टेबल लग रहे थे। अब ऋषभ पंत जब बॉलैंड आता है, ओवर द बॉल डालता है, जो थोड़ा शॉर्ट बॉल था उस पर वो शॉर्ट खेलने की कोशिश करता है, जो हमेशा करता है, गिरते हुए खेलने की कोशिश करता है, वो बैट पे कनेक्ट नहीं होता, उसके एब्डोमेन में जाके लगता है, टमी में जाके लगता है, वो गिर जाता है। गिरते गिरते हमेशा वो शॉट खेलते वो बहुत बार आईपीएल में भी आउट हुआ है, ठीक है। अब बॉलैंड क्या करता है, स्मार्ट मूव था, अगली बॉल पे, नेक्स्ट बॉल पे बॉलैंड अपना चेंज कर लेते हैं, बॉलैंड राउंड द आता है, बॉल को थोड़ा फुलर लेंथ रखता है, थोड़ा गुड लेंथ रखता है, थोड़ा आगे डालता है, बॉल का हाइट नीचे था। ऋषभ पंत का इधर मुझे लगता है कि एक ईगो इशू था कि लास्ट बॉल पे ये शॉट में खेल नहीं पाया तुझे, तू अभी राउंड तुझे अभी ये शॉट खेल के दिखाता हूं, सेम शॉट खेलने का ट्राई करता है। और इस पर अगर बॉल शॉर्ट लेंथ का होता तो शायद कनेक्ट हो जाता, लेकिन बॉल बहुत ही नीचे था क्योंकि बॉल थोड़ा आगे गिरा है, थोड़ा गुड लेंथ पे पिच किया है, मिस टाइम कर देता है एज, और उसी फील्डर के पास जाता है। इतना अनलकी था, थर्ड मैन थोड़ा फाइन था, ऑलमोस्ट स्लिप के पीछे था क्योंकि वो फील्डर रखा था कि शॉर्ट बॉल बाउंसर के लिए, ठीक है, उस फील्डर के पास ही जाता है एग्जैक्टली, नेथन लायन था शायद फील्डर, उधर ऋषभ पंत आउट हो जाता है। बहुत कैजुअल शॉट था,
देखिए ऋषभ पंत तो कैजुअल शॉट हमेशा खेलता है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम वो नहीं था। मेरा प्रॉब्लम था इसके पहली एक बॉल पहले आपने वो शॉट ट्राई किया, आपसे नहीं हुआ तो रहने दो ना। क्यों फोर्सफुली करना है? सामने खेलो, सामने खेलो, मिड ऑफ मिड आगे है, सामने खेल के आउट हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईगो इशू क्यों है कि एक बार तेरे को मारने पे अगली बॉल पे मारना है? फिर उसके बाद जब नेथन लायन आता है, जडेजा एक टाइम पे भी कंफर्टेबल नहीं था। जब नेथन लायन आया लग ही रहा था कि इस बॉल पे जडेजा आउट होने वाला है। बैकफुट पे मतलब फ्रंट फुट के बॉल में बैकफुट पे खेल रहा था। अब नेथन लायन एक बॉल डालता है जो स्क्रीट करके अंदर आता है, जडेजा पूरा बैकफुट में फंस गया था, इतना अंदर चला गया था। अगर थोड़ा सामने आके भी खड़ा होता और वही सेम शॉट बैकफुट में खेलता तो शायद अंपायर नॉट आउट देता, क्योंकि बॉल बहुत हाइट पे लगा था। लेकिन इतना बैकफुट में फंस गया था, इतना अंदर चला गया था, तो ऑनफील्ड अंपायर ने आउट दिया और रिव्यू पे भी आउट ही रह गया। इधर से 221 फॉर 7 हो गया है। उसके बाद वाशी और नीतीश कुमार रेड्डी बैटिंग में थे, और हम सबको पता था कि अभी भी बहुत ज्यादा रन चाहिए, शायद 53 रन कुछ चाहिए था फॉलो ऑन सेव करने के लिए। लेकिन मुझे तो फुल भरोसा था इन दोनों पे कि सेव कर लेगा। इतना लंबा पार्टनरशिप होगा इसका कुछ भरोसा नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि फॉलो तो सेव कर लेंगे जैसे दोनों मिलकर। ठीक है, बहुत अच्छा पार्टनरशिप था। जिस तरह से मैंने कहा है शुरू में, दोनों ने बहुत अच्छा बैटिंग किया है। स्पेशली नीतीश कुमार रेड्डी ने आज शायद 30% 29% बॉल लीव किया है, जो देख के बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ज्यादातर हमने उनको बैटिंग करते हुए जो देखा है वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हुए देखा है। इवन इनफैक्ट इन आईपीएल बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। जो पहला मैच था पर्थ में भी रिवर्स भी बहुत खेल रहे थे। एक चीज देख के बहुत अच्छा लगा, नेदरलैंड ने बहुत सारे बॉल चलाए नीतीश कुमार रेड्डी को, सिर्फ एक बार रिवर्स स्वीप ट्राई किया, वो भी मुझे याद नहीं आ रहा एक्जेक्टली कि नेदरलैंड के बॉल पे ट्राई किया था या फिर ट्रेविस हेड की बॉल में। बीच में 2-3 ओवर ट्रेविस हेड ने भी डाला था, जिसके बॉल में सिर्फ एक ही बार ट्राई किया, जो कनेक्ट कर लिया था, लेकिन फील्डर था उसके लिए, उस शॉट के लिए, फिर उसने ट्राई नहीं किया। तो उसने अपने आप को कंट्रोल किया है। बहुत बड़ा क्वालिटी शो करते हैं वो, कि मैं कंट्रोल कर रहा हूं खेलना। वरना बाकी मैचेस पे जो हुआ इस सीरीज में, उसको शॉट से खेलना पड़ रहा था, क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही नहीं था। जब वो बैटिंग बैटिंग के लिए आया था, उसके साथ वही होता था, बुमराह या फिर सिराज, और कोई होता नहीं था। आज एटलीस्ट उसको पता लगा कि वाशी ट्रस्ट, जो म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, उसको भी पता था कि वाशी सेफ बैट्समैन है, वो मेरा साथ देगा और मैं उसका साथ दूंगा। तो उस पर कॉन्फिडेंस था कि मैं आज रिस्क शॉट बिल्कुल भी नहीं खेलूंगा। और काफी कुछ, एक जो कवर ड्राइव मारा है, जो पिक्चर आया था विराट कोहली के साथ, बेहतरीन शॉट था। एक छक्का मारा है नेदरलैंड को कदमों का इसमें करके, वो बेहतरीन शॉट था। लेकिन आज रिस्की शॉट बहुत ही कम खेला है। शायद 97 के स्कोर में एक रिस्की शॉट खेला था और मुझे लगा आउट हो गया। जो मिड ऑफ के बाहर जो गिरा था 97 पे, मतलब पूरा हार्ट बीट फास्ट होने लगा था कि शायद आउट हो जाएगा। दूसरी तरफ वॉशिंगटन सुंदर ने भी काफी अच्छा बैटिंग किया है। वॉशिंग शुरू शुरू में ऐसा लग रहा था कि शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा था और बहुत पीछे खड़ा था, क्योंकि उसको पता था कि उसको शॉर्ट बॉल आने वाला है। बहुत दोनों पैर उसका लाइन के अंदर था, शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट थोड़ा फंस रहा था, लेकिन उसके बाद कंफर्टेबल हो गया है। दोनों बैट्समैन का एक खास क्वालिटी लगा है, ऐसा कभी एक मोमेंट पे नहीं लगा कि कोई चांस क्रिएट हुआ। एक चांस क्रिएट हुआ था जब सेकंड न्यू बॉल आया था, वो भी कैसे चांस क्रिएट हुआ शायद किसी को नहीं पता। मिचेल स्टार्क का बॉल था जो डाउन द लेग बहुत बाहर जा रहा था, एलेक्स क्रे तो लेग साइड में कूद गया था। वाशी लेग साइड पे फ्लिक करने की कोशिश करता है, बैट लग के लेग साइड का बॉल सेकंड स्लिप के पास चला जाता है। और कोई भी स्लिप, मतलब कोई भी तैयार नहीं होगा ना, आपको पता ही नहीं होगा कि वो बॉल हमारे पास आएगा ऐसे एंगल का कट करके। फिर भी स्मिथ का रिफ्लेक्स बहुत स्ट्रांग था, वो फिर भी ट्राई किया है, हाथ में बॉल आया था लेकिन छूट गया है। वो एक चांस था, लेकिन उसको आप शायद चांस मानोगे ही नहीं, मानोगे ही नहीं, वरना इन दोनों ने कहीं पे चांस दिया ही नहीं है। 162 बॉल्स खेल के 50 बनाए वॉशिंगटन सुंदर। उसके बाद जिस बॉल पे आउट हुआ है वो तो नेदरलैंड का ब्रिलियंस था। ठीक है, ब्रिलियंस था वो। किसी भी पिच पे एक बॉल जो थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है उसमें वॉशी शॉक हो गया। फिर बुमराह आता है, पैट कमिंस। अब बहुत तारीफ कर लिया पैट कमिंस के बारे में। एक टाइम था जब लगा कि सिर्फ वाशी के लिए एग्रेसिव फील्ड है, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी के लिए थोड़ा डिफेंसिव फील्ड था। शायद एक माइंडसेट ये था कि रन फ्लो थोड़ा कम किया जाए, नीतीश कुमार ज्यादा बाउंड्री पे डील ना करे, सिंगल ले, इसलिए थोड़ा फील्ड ओपन कर दिया था। लेकिन एक चीज आपने नोटिस किया होगा, जो एंड के 10-15 मिनट में क्या हुआ, नेदरलैंड ने जब वाशी का विकेट लिया, शायद लास्ट बॉल में विकेट था, लास्ट या जो भी है विकेट लिया, तो आप एक्सपेक्ट करते हो जिसने विकेट लिया वही अगला ओवर डालेगा। उन्होंने क्या किया, उसके बाद बॉलर ने डाला, जो नेक्स्ट इसमें लायन की एंड से पैट कमिंस खुद आ गया बॉलिंग डालने। जिस लायन ने पिछले ओवर में विकेट लिया था उनको हटा दिया। तो इट्स अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ ए कैप्टन। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं चाट नहीं रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। ग्रेट क्वालिटी ऑफ कैप्टन कि मैं लीड करूंगा, मुझे पता है नीतीश कुमार रेड्डी 90s पे है, 97 98 9 पे है, मैं प्रेशर डालूंगा उस पर। और मेरे को देख के वो भी थोड़ा डरेगा, क्योंकि स्पिन के लिए वो इजी होता है खेलना। मैं करूंगा, स्टार का पूरे दिन फॉर्म में नहीं है, स्टार को भी बॉल नहीं दूंगा, मैं डालूंगा। और आता है पहले बुमराह को आउट करता है ब्रिलियंट बॉल डाल के, और हमें लगा खत्म, ऐसा ना हो जाए कि इधर ही काम खराब हो जाए, 99 पे वो रुक जाए।
थोड़ा प्रेशर क्रिएट किया और जैसे सेंचुरी हो गया फिर वो खुद से हट गया, फिर लायन आ गया था वापस। तो थोड़ा बहुत वो मतलब लीड तो करता है अपनी टीम को, जब चांस मिलता है कि इधर सबसे बेटर कौन है कि प्रेशर क्रिएट कर पाए, तो पैट कमिंस आगे तो खड़ा होता है, चाहे चीज हो या ना हो उससे, लेकिन वो रहता है कि मैं करके दिखाता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ, हो ना हो। स्टारकास्ट पूरा दिन बहुत खराब गया और कल भी खराब ही था। शायद 3.4 का इकोनॉमी है, जो भी है 86 रन दे चुका है, 20-22 ओवर डाल चुका है, विकेट नहीं मिला और ना न्यू बॉल से भी मूवमेंट नहीं मिला। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया ऑस्ट्रेलिया के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अब उम्मीद करते हो जब 80 ओवर्स के बाद आपको सेकंड न्यू बॉल मिला, ओवरकस्ट कंडीशन था, तब उम्मीद कर रहे थे कि स्टार्क को स्विंग मिलेगा। उनका जो मेन बॉलर है जिसको ज्यादा स्विंग मिलता है वो स्टार्क ही है, जिसको हवे में स्विंग मिलता है। बॉलैंड तो सिम बॉलर है, उसको सिम से लेटरल मूवमेंट मिलता है, सिम पोजीशन पिच से, उसको ओवरकस्ट कंडीशन में सबसे बेस्ट बॉलर है वो स्टार्क है। स्टार्क को कुछ मदद नहीं मिला। तो ये न्यू बॉल का फेज जो चला गया जिसमें विकेट नहीं आया, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव पॉइंट था कि उधर से वो मैच थोड़ा लूज हो गया उनके लिए, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि स्टार्क का इतना खराब दिन जाएगा। बहुत ही खराब दिन गया स्टार्क का, और थोड़ा बैक पे भी शायद थोड़ा ये आ गया, स्टिफनेस आ गया, वो तो पकड़ के खड़े थे। तो एक पॉइंट है जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पीछे पड़ गया, वरना इस पूरे दिन काफी अच्छा खेला है दोनों टीम ने, लेकिन नीतीश कुमार की ब्रिलियंसी ने शायद ऑस्ट्रेलिया को बहुत पीछे ढकल दिया है। इस मैच पे अभी तीनों रिजल्ट पॉसिबल है, इंडिया भी जीत सकता है। 100 रन का लीड देके भी इंडिया जीत सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर ऑस्ट्रेलिया को 100 रन का लीड भी मिल जाता है, फिर भी वो मैच इंडिया जीत सकते जैसा कंडीशन है। हो सकता है बुमराह का और एक ब्रिलियंट स्पेल आ जाए, हो सकता है इंडिया 130 में ऑल आउट कर दे ऑस्ट्रेलिया को, 150 में ऑल आउट कर दे, मान लो 150 में, इधर से 100 रन का लीड, 150, 250 में ऑल आउट, 251 का टारगेट, वो इंडिया चेस कर सकता है आराम से। इधर से इंडिया का भी मैच बन सकता है, नीतीश कुमार रेड्डी आपको मैच बना के दिया है, ऑस्ट्रेलिया भी कर सकता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया थोड़ा बहुत प्रेशर तो रहेगा टाइम की वजह से, कि कितना ओवर्स हम बैटिंग कर पाएंगे, कितना ओवर्स हम इंडिया को देंगे। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।